दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है दोस्तों वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इससे पहले भी और हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, उसको अच्छे से समझा है, उसको अच्छे से पढ़ा है। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे हर टॉपिक को अच्छे से पहले डिस्कशन किया गया है, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखे गए हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टॉप व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से ज़्यादा जुड़ जाइए, ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो पूरे प्रयास में से लगा हुआ है जिससे आप अपनी सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, फटाफट से उत्तर दीजिए। पहला है कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिनिस्टर रूप, फिर है उपयुक्त सभी। बात समझे, संसदीय सरकार को किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्ट मिनिस्टर रूप, उपयुक्त सभी। फटाफट से उत्तर दीजिए। सभी सेगमेंट आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। मेरा उम्मीद और मेरी भरोसा है कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ये आपको बुलंदियों तक जरूर पहुंचाएगा। तो संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, सरकार का वेस्ट मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की नहीं है? निचले सदन का विघटन, सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, एकल कार्यकारिणी। बात समझ आई? एकल कार्यकारिणी। तो इसमें से जितने भी चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है, फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो संसदीय सरकार की नहीं है। दोस्तों इसमें जो संसदीय सरकार की जो विशेषता है वो है निचले सदन का विघटन, सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लेकिन एकल कार्यकारिणी संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यही पूछा है, संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण नहीं है? पहला स्थायी सरकार, नीतियों में निश्चितता, समित प्रतिनिधित्व, विशेषज्ञों द्वारा सरकार। बात समझिए, पहला ऑप्शन क्या है? स्थायी सरकार। दूसरा है नीतियों में निश्चितता यानी निश्चितता का सिद्धांत। तीसरा है सीमित प्रतिनिधित्व और डी है विशेषज्ञों द्वारा सरकार। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के गुण की, तो इसमें जो गुण होते हैं प्यारे दोस्तों वो स्थायी सरकार होता है, नीतियों में निश्चितता होती है, विशेषज्ञ द्वारा सरकार, ये तीनों विशेषताएं होती हैं, लेकिन सीमित प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संसदीय व्यवस्था का दोष है? संकुचित प्रतिनिधित्व, नीतियों की अनिश्चितता, अस्थायी सरकार, सभी। दोस्तों निम्न में से जो संसदीय व्यवस्था का दोष है वो आपको बताना है। तो इसमें से संकुचित प्रतिनिधित्व, नीतियों की अनिश्चितता, अस्थायी सरकार, ये सभी जो हैं संसदीय व्यवस्था के दोष हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? प्रधानमंत्री का शासन, एकल कार्यकारिणी, एकल सदस्यता, निचला सदन विघटित न होना। दोस्तों इससे पहले हम लोग ने ये प्रश्न डिस्कशन कर लिया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? एकल करणी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार की नहीं है? लिखित संविधान, लचीला संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी विशेषता है जो संघीय सरकार की नहीं है? बात समझ में आई? कौन सी विशेषता है जो संघीय सरकार की नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता की बात करते हैं दोस्तों अगर हम, तो लिखित संविधान ये विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता, लेकिन लचीला संविधान की विशेषता नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संघीय सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। समस्त शक्तियां केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों ऑप्शन सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। संघीय सरकार वह होती है जिसमें, जी हाँ दोस्तों, संघीय सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था जिस देश के मॉडल पर आधारित है वो है कनाडा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लोकसभा भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, केवल केंद्र सूची में इस समय 98 विषय हैं, राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य की रक्षा करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों अगर बात की जाए तो लोकसभा भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। केवल केंद्र सूची में इस समय 98 विषय हैं, ये गलत है। कमेंट में करके बताइएगा कितने विषय हैं। राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? सी, यानी केवल केंद्र सूची में इस समय 98 विषय हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन 1883 में हुआ था, केरल उच्च न्यायालय का गठन 1958 में हुआ था, गुजरात उच्च न्यायालय की गठन जो है 1960 में, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 1949 में। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि कौन से न्यायालय का गठन कब हुआ था। उसका जो सामने सुमेलित दिया हुआ है, क्या वो सुमेलित है या नहीं, और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको उत्तर देना है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों अगर बात की जाए, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 में हुई थी, बिल्कुल सही है। गुजरात उच्च न्यायालय का गठन 1960 में हुआ था, ये भी सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 1949 में हुआ था, ये भी सही है। पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन 1883 में नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा। और यही पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, कलकत्ता, त्रिपुरा। फटाफट से उत्तर दीजिए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कि किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़ जाइए दोस्तों, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको ढेर सारे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं और टॉपिक को भी हम लोग ने अच्छे डिस्कशन किया, आप उसको भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में हर तरह के अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गई है। केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर देना है आपको, तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं। तो भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था, ये सही है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों की बात कही गई, ये भी सही है। केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय, ये भी सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, ये गलत है दोस्तों। तो यही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उससे आप जान पाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस पार्ट से आता है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है? दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है? आपको इसका उत्तर देना है। राज्य का राज्यपाल लेता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी भाग लेते हैं, राष्ट्रपति भी लेते हैं, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री नहीं लेता है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र देता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन बी पे राइट हो जाएगा। बी पे राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? तो पहले दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बना सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 216 का संबंध उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों अनुच्छेद 214 की बात करें तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 216 का संबंध उच्च न्यायालय के गठन से, ये भी सही है। अनुच्छेद 221 का संबंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण से, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी 221, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक जानकारी देनी थी कि जो आज मेरा गला थोड़ा कुछ खराब चल रहा है 2-3 दिनों से। अगर कुछ भारी आवाज़ लग रही हो या आवाज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप इसी तरह से बने रहिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल का। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उनकी उम्र की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। तो ऑप्शन डी, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था? यानी भारतीय संशोधन के आधार पर आपको बताना है कि राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? 38वें, 40वें, 42वें, 62वें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, प्रश्न आ सकता है। किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार मिल गया था? दोस्तों अगर बात की जाए संविधान संशोधन 42 की, तो यही संविधान संशोधन था जिसके तहत राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार मिल गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 40वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 38वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द का संविधान में कब जोड़ा गया था? दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, तो उसमें जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इसको संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था प्यारे दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा? यानी युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा? 356, 352, 360, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों अनुच्छेद 352 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो अनुच्छेद 352 होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतः निरस्त नहीं होते कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 20 और 21 दोनों? दोस्तों स्वतः निरस्त जो अनुच्छेद नहीं होते वह अनुच्छेद 20 और 21 है। तो इस हिसाब से उत्तर कौन सा होगा? बी और सी, यानी डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। ये बिल्कुल किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। बिल्कुल सही। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद के मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश के बाद निरस्त होते हैं। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों अगर बात की जाए अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, तो ये हो जाएगा 3 बार। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात, संवैधानिक आपात, सभी। से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? दोस्तों निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? राष्ट्रपति शासन, ये भी है। राज्य आपात, ये भी सही है। संवैधानिक आपात, ये भी सही है। तो जो सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार मिल गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। इसका सही उत्तर था 42वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। समझ में आई? कब हुआ था? 1976 में। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।